So we'll go ahead with next question, question number 8. It is a good question again. A tank is filled with water up to height h. तो ये टैंक है जिसमें आपने h हाइट तक पानी भर दिया. वाटर इज अलाउड टू कम आउट ऑफ अ होल P. यहाँ पे एक होल है इन वन ऑफ द वॉल्स एट अ डेप्थ ऑफ D बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर. तो पानी के फ्री सरफेस से D डेप्थ पे एक स्मॉल होल है जहाँ से वाटर इज कमिंग आउट. एक्सप्रेस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इन टर्म्स ऑफ h एंड d. तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ h एंड d. तो क्वेश्चन इज गुड. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू यूज टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. अगर आपको याद होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ एप्लीकेबल है. क्यों एप्लीकेबल है? तो यू हैव अ टैंक एंड in this tank you have water is filled up to a height of h. So water is filled up to a height h. ये h height हो गया. So this is height h, capital H, and then there is a small hole. There is a small hole somewhere over here. यहाँ से water is coming out. So water is coming out from here, and the water coming out from here is basically covering a distance x in horizontal direction. और ये जो distance था ये था d. तो basically ये distance हो गया आपका h minus d. आपको पूछा है x का value in terms of h and d. तो how to solve this question? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन याद है आपको? नहीं भी याद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना तो पता होगा. डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम. होता है ना ऐसा, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. अगर a 0 हो तो s मतलब डिस्टेंस is u इंटू टी. तो डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये तो पता है. अब आपको पता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था, मोशन इन 2D में 3 टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन सीखे थे हमने. ऑब्लिक विच इज ग्राउंड टू ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल विच इज हाइट टू ग्राउंड, और तीसरा था मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. तो हाइट टू ग्राउंड का जो केस था, हाइट टू ग्राउंड, उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट याद आ रहा है आपको? टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट ऑफ 2h/g. वेरी गुड. तो उस केस में अगर आपको याद होगा टाइम ऑफ फ्लाइट t इज अंडर रूट ऑफ 2h/g. 2h/g, h मतलब बेसिकली वर्टिकल डिस्टेंस. उस केस में हमारे पास एक बिल्डिंग था, टावर था, इसके ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को हमने पुश कर दिया, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया. टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टाइम ऑफ डिसेंट. ऑब्जेक्ट को नीचे आने में कितना टाइम लगा, ये हाइट था h, तो टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला हमने जो डिराइव किया था वो था 2h/g. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करोगे तो तुमको टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा 2 डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, h minus d/g. हो गया करेक्ट. एंड देन ऑफ कोर्स v is velocity of efflux. how do you find out velocity of efflux? तो रेसिली क्यों भूल जाते हो उसको, क्या बताया था उसने? 2gh मतलब ये हाइट, कितना ये हाइट d है ये हाइट. तो रेसिली उसने क्या बताया था? velocity of efflux is equal to the velocity gained by object when it is released from the free surface of liquid. और वो ऑब्जेक्ट इस ओपनिंग तक आते आते जितना स्पीड गेन कर लेगा, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स. हो गया. ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लो. तो इक्वेशन 1, 2 and 3. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 to 3, फ्रॉम 1, 2 and 3 ये आ गया x इक्वल टू vt. v इज अंडर रूट ऑफ 2gd एंड t इज अंडर रूट ऑफ 2h minus d/g. तो x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 into 2 4 gd h minus d/g. हो गया. g कैंसल. 4 का रूट 2 आएगा, डिपेंड करता है कैसे दिया हुआ है आपको. यस, तो 2 आ गया d इंटू h माइनस d. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन,
Water is flowing in a pipe of diameter 4 centimeter with a velocity of 3 centimeter per second, 3 meter per second. Sorry. The water then enters into a tube of diameter 2 centimeter. The velocity of the water in the other pipe is. ये same question हमने solve किया है but with different values. Water is flowing in a pipe of diameter. So diameter of the first pipe is 4 centimeter with a velocity of v1 equal to 3 meter per second. Water then enters into a tube of diameter, second tube का diameter 2 सेंटीमीटर, वहाँ पे velocity कितना एक पूछा है. अगर आपको याद होगा a1 b1 इक्वल टू a2 b2, यहाँ से आपको मिल गया था v1 d1 स्क्वायर इक्वल टू v2 d2 स्क्वायर. आपको v2 पूछा है तो v2 इक्वल टू v1 d1 बाई d2 का स्क्वायर. v1 की वैल्यू दी हुई है आपको 3, d1 का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और नीचे 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12, तो 12 मीटर पर सेकेंड. वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वैल्यू शायद अलग थे. चलो अगला क्वेश्चन. If the pressure at half the depth of a lake is equal to 2/3 pressure at the bottom of the lake, then what is the depth of the lake? Simple question है. आपको क्या बोला है यहाँ पे, if pressure at half the depth of a lake is 2/3 of pressure at the bottom of the lake. तो imagine this is a lake. ये हो गया आपका लेक का बॉटम, ये हो गया हाफ डेप्थ. तो प्रेशर, एक काम करता हूँ, इसको 0.1 बोलता हूँ, इसको 0.2 बोलता हूँ. प्रेशर एट कहाँ पे, हाफ द डेप्थ मतलब सेकेंड पॉइंट पे, इज इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट द बॉटम मतलब फर्स्ट पॉइंट पे, राइट. अब अगर डेप्थ में ले लेता हूँ h, तो ये हो जाएगा आपका h/2. तो P2, what is P2? What is pressure at point 2? h/2. अच्छा, चलो तुम जैसा बोल रहे हो उसे मान लेता हूँ मैं. h/2 rho g equal to 2/3. What is pressure at first point? अगर तुम इधर h/2 rho g बोलो तो पहले पॉइंट पे कितना आएगा, h rho g. गलत है, मुझे पता है गलत है, तुमने बोला इसलिए लिख रहा हूँ मैं ये, अदरवाइज आई वुडंट हैव रोट दिस ऑल. 1/2 इक्वल टू 2/3, न्यू मैथ्स है ना. 1/2 इक्वल टू 2/3 नहीं होता है. इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना पड़ेगा तुमको. तो व्हाट इज P2? इट इज h/2 rho g प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 2/3 व्हाट इज P1? h rho g प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ऊपर तुमको एटमॉस्फेयर लेना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा. अब इसको सॉल्व कर लो. h/2 rho g प्लस P0 इक्वल टू 2/3 h rho g प्लस 2/3 P0. गुड. आपको क्या पूछा था, डेप्थ ऑफ लेक. तो एक काम करो, P0 को यहाँ शिफ्ट करो, उसको वहाँ शिफ्ट कर दो. तो P0 माइनस 2/3 P0, 2/3 P0 इक्वल टू 2/3 h rho g माइनस हाफ h rho g. 1 में से 2/3 गया तो 1/3 बचा, तो P0/3 आ गया. 2/3 में से h 1/2 गया. 4 minus 3 1/6 h rho g. 1 and 2 था. गुड. तो h rho g by 2, अच्छा तो ये आ गया 2 P0. ओके गुड. देन h चाहिए था h,
तो 2 P0 अपॉन रो जी। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1.013 इंटू 10⁵ तो 1.013 को अप्रोक्सीमेटली 1 मान लिया तो 10⁵। डेंसिटी ऑफ वाटर को 10⁵ मान लिया, जी की वैल्यू को 10 मान लिया, ऊपर 10⁵ है, नीचे 10⁴ है, तो ऊपर 10 बचेगा तो आंसर आएगा 20 मीटर। 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द PYQ ऑफ नीट। A metallic block of density 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास एक मेटालिक ब्लॉक है जिसका डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, हैविंग डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, इज वेट इन वाटर। उसका तुमने वेट मेजर किया पानी में। इट्स अपरेंट वेट विल बी, व्हाट विल बी इट्स अपरेंट वेट, ऐसा पूछा है। एंड बाय द वे इफ यू लुक, ग्राम फोर्स ग्राम फोर्स ग्राम फोर्स ग्राम फोर्स, मतलब आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑल्सो वेट इज मास इनटू जी। ग्राम फोर्स या फिर ग्राम वेट, किलोग्राम फोर्स किलोग्राम वेट, इसमें जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते हम लोग। तो ग्राम फोर्स दिया हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीजीएस यूनिट्स है उसको उसी में रखो। नंबर 2, डू नॉट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ जी। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, उसके डायमेंशंस दिए हुए हैं, उसका डेंसिटी दिया हुआ है आपको, उसको हमने पानी में वेट मेजर किया तो अपरेंट वेट कितना होगा। तो यू मस्ट रिमेंबर अपरेंट वेट मतलब एज इट अपीयर्स, अपरेंट वेट इज वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट। वेरी गुड। तो वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट, ऐसा फॉर्मूला होता है। वेट इन एयर तो mg होता है, अपथ्रस्ट होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। mg, m इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और डेंसिटी को चलो वैल्यू दिया हुआ देख लेंगे, रोड से डिनोट करते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो यहाँ पे वॉल्यूम of liquid displaced is equal to volume of the block, क्योंकि पूरा का पूरा ब्लॉक पानी के अंदर है, तो जितना वॉल्यूम ब्लॉक का अंदर होगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। क्योंकि मैं भी ट्रिक दे रहा हूँ, इसके बाद से डायरेक्ट यू कैन सॉल्व डायरेक्टली। तो ये बन गया आपका ट्रिक। अपरेंट वेट फाइंड करना है ना, अगर ब्लॉक कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, कंप्लीटली अंदर है पानी के, तो वॉल्यूम डिफरेंस इन द डेंसिटी इनटू जी हो गया। तो अब वॉल्यूम तो तुमको पता ही है, वॉल्यूम कितना दिया था 5/5/5, ये वॉल्यूम है। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक? 5। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? 1। और जी की सब्स्टिट्यूट करनी नहीं है हमको, तो ग्राम फोर्स। तो क्या आ गया 5/5/5/4। तो देख लो 5/5/5/4, ऑप्शन नंबर डी हो गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन गलत है। The velocity of water in river is 180 km/h near the surface. So if you remember, when liquid flows, जैसे water is flowing through a river, we imagine the liquid to be made up of number of layers, और हर एक लेयर का स्पीड अलग होता है। तो यहाँ पे नियर द सरफेस मतलब टॉप सरफेस का स्पीड कितना है 180 km/h, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। इफ द रिवर इज 5 मीटर डीप, अगर आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट याद होगा, व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? dv/dx। तो dv 180 है, dx 5 है। देन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर, व्हाट वाज द SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? पास्कल सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर था ना ऐसा। यूनिट्स क्या दिए हुए हैं ऑप्शंस में? क्या दिया हुआ है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन ही गलत है ये, इसको करेक्ट कर लेंगे। व्हाट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? हाँ
फोर्स अपॉन एरिया। तो व्हाट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब आपको क्या पूछा है पता है? आपको पूछा है फोर्स अपॉन एरिया। क्या पूछा है आपको? फोर्स अपॉन एरिया। तो क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ेगा। तो इफ द रिवर इज 5 मीटर डीप एंड the coefficient of viscosity of water is 10 raised to minus 2 poise. Poise is CGS unit. Poise CGS है, पास्कल सेकेंड SI है। poise से पास्कल सेकेंड में जाना है तो 10 raised to minus 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब यही पास्कल सेकेंड में हो जाएगा 10 raised to minus 3। then the stress is, क्योंकि स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया ही होता है तो आपको स्ट्रेस पूछा है, तो क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको दिया हुआ है डीवी इज 180 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 and 10 सो दिस इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। एंड dx आपको दिया हुआ है 5 मीटर, मतलब आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by dx मिल गया 50/5 दैट इज 10। ओके गुड, ये हो गया। आपको ईटा की वैल्यू दी हुई है और आपको फोर्स अपॉन एरिया पूछा है। कौन सा लॉ? dv by dx एरिया ईटा फोर्स कौन से लॉ में आता है? स्टोक्स लॉ में नहीं आता है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है। F इक्वल टू ईटा a dv by dx। तो F by a इक्वल टू ईटा dv by dx। तो ईटा कितना है? 10 raised to minus 3 और ये कितना आया? 10। तो कितना आ गया? 10 raised to minus 2 मतलब 0.01। 10 raised to minus 2 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a metallic sphere of mass m falls through glycerin with a terminal velocity v. If we drop a ball of mass 8m of the same metal into a column of glycerin, the terminal velocity of the ball will be। तो यहाँ पे मेटल सेम है, लिक्विड भी सेम है, मेटल सेम है, लिक्विड भी सेम है। सिर्फ पहले बॉल का मास m था, वेलोसिटी v था, अब बॉल का मास 8m कर दिया तो वेलोसिटी कितना है हिसाब से पूछा है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। इट इज 2/9 r² rho minus sigma g by eta। एंड देन यू हैव टू सी कौन से पैरामीटर कांस्टेंट्स है। नंबर 1, क्योंकि मेटल सेम है तो डेंसिटी ऑफ मेटल कांस्टेंट है। पहले भी ग्लिसरीन था, बाद में भी ग्लिसरीन है, तो ये और ये भी कांस्टेंट है। और दोनों ही एक्सपेरिमेंट तुम और पे ही परफॉर्म कर रहे हो तो जी भी कांस्टेंट है और 2/9 तो वैसे भी कांस्टेंट है। सिर्फ आर चेंज होगा क्योंकि मास चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r²। फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, बहुत सिंपल ही है, कुछ नहीं है क्वेश्चन। आइडिया इज क्या दिया है, क्या पूछा है, कनेक्ट करो। क्या दिया है? मास। क्या पूछा है? v, बराबर। तो v और मास का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, v का किसके साथ है? r का। तो फिर मास और r का रिलेशन ढूंढो। व्हाट इज मास? व्हाट इज डेंसिटी? मास बाय वॉल्यूम। व्हाट इज मास? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? 3πr³। इसमें 4/3 पाई और ये कांस्टेंट है क्योंकि मटेरियल दोनों केस में सेम है। तो मास इज प्रोपोर्शनल टू r³। इसका मतलब m⁻⁴ इज प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब m⁻² इज प्रोपोर्शनल टू r²। फ्रॉम 1 and 2 वेलोसिटी, और बाय द वे ये स्मॉल v वेलोसिटी है, कैपिटल v वॉल्यूम था। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r², लेकिन r² इज प्रोपोर्शनल टू m⁻²/3। रिलेशन मिल गया। तो v2/v1 इक्वल टू m2/m1 raised to 2/3। तो v2/v1 इज v
M2 is 8m और M1 is m raised to 2/3. m और m हो गया कैंसिल. 8 का क्यूब रूट होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 का क्यूब रूट 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4b, ऑप्शन नंबर बी. तो अगला क्वेश्चन, वेरी गुड. ये क्वेश्चन JEE का पीवाई है. मैंने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ वैल्यूज दिए होंगे और पूछा होगा फ्लो कौन सा है. द फ्लो रेट मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम फ्लक्स dV/dt. द फ्लो रेट ऑफ वाटर from a tap of diameter 1.25 centimeter is 3 liter per minute. The coefficient of viscosity of water is 10 raised to -3 Pascal second. The nature of the flow is. Nature of the flow अगर तुमको पता करना है तो you know what you should find out what is Reynolds number. Reynolds number की वैल्यू अगर 1000 से कम हुई तो स्ट्रीमलाइन मतलब लैमिना, और अगर it is between 1000 to 2000 then the flow is getting converted from स्ट्रीमलाइन टू मतलब लैमिनार टू टर्बुलेंट, उसको अनस्टेडी बोलते हैं. और अगर 2000 के ऊपर गई तो दैट बिकम्स टर्बुलेंट. तो अभी इसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. रेनॉल्ड्स नंबर का एक फॉर्मूला आपको स्टेट बोर्ड में था इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, एंड आई टोल्ड यू कि दूसरा टाइप का आएगा आपको, तो ये क्वेश्चन आ गया. अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. आई जस्ट गिव द फॉर्मूला. चलो ठीक है. इट इज समथिंग लाइक 4 रो dV/dt, वॉल्यूम फ्लक्स होता है यहाँ पे, एंड देन यू हैव पाई इनटू डायामीटर, और क्या रह गया, ईटा रह गया ना, तो ईटा आएगा. ऐसा ही आएगा वो, देख लेंगे, नहीं आया तो देख लेंगे. बट एज फार आई रिमेंबर इट वाज दिस 4 रो dV/dt इज वॉल्यूम फ्लक्स. कई बुक्स में ये dV/dt को Q लिखते हैं, कैपिटल Q, दैट इज वॉल्यूम फ्लक्स. तो ऐसा फॉर्मूला है. तो ठीक है. व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर फ्लो हो रहा है तो 10⁻3. व्हाट इज Q, वॉल्यूम फ्लक्स कितना है, 3 लीटर पर मिनट है. हाउ डू यू कन्वर्ट लीटर टू मीटर क्यूब, 10⁻3. मिनट को सेकेंड्स में 60 हो गया, तो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया. दिस इज मीटर क्यूब पर सेकेंड. 1 एंड 20 1/2 इज 0.5 है ना, 0.5, और ये ऊपर गया 10⁻⁻4, तो 0.5 × 10⁻⁻4 इज 5 × 10⁻⁵. 5 × 10⁻⁵ अपॉन पाई. डायमीटर ऑफ द ट्यूब था 1.25 सेंटीमीटर, तो 1.25 × 10⁻² मीटर इंटू ईटा. ईटा इज 10⁻⁻3. 10⁻⁻3 -5 कैंसल. 1.25 का डबल 2.5 का डबल 5, तो 1 एंड 4. गुड. 4 × 4 इज 16. कितना है, 16, और 1/π होता है 0.318 इंटू 10⁻³ ठीक, बराबर, पक्का. 16 3 48. 16 इंटू 0.3 4.8, राइट. लेकिन ये 0.3 है क्या, ये 0.318 है, तो 4.8 के जगह पे 5 लिख लेते हैं. कितना लिख लेंगे, 5. तो ये कितना हो गया ओवरऑल 5. ये 5 हो गया इंटू 1000, तो कितना आ गया 5000. एग्जैक्ट करने जाओगे तो 5095 मिलेगा. तो 2000 के तो ऊपर ही गया ना, तो कौन सा फ्लो है, टर्बुलेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. In making an alloy, a substance of specific gravity S1 and mass m1 is mixed with another substance of specific gravity S2 and mass m2. Then the specific gravity of the alloy is. ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया 2 बार, अभी तीसरी बार है. आपको अलॉय पता ही होगा. Alloy is a mixture of 2 substances.
और आपको मिक्सचर का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है। अलॉय मतलब मिक्सचर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो एक काम करो, फिलहाल स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी का टेंशन मत लो, फिलहाल सिर्फ मिक्सचर का निकालो। याद है कैसे किया था? याद है क्या? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, ऐसे किया था ना। व्हाट इज टोटल मास ऑफ टू मिक्सचर, टू सब्सटेंस अगर लोगे तो m1 प्लस m2। हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था पहले केस में, दो क्वेश्चन सॉल्व हुए। पहले में बोला था इक्वल मासेस, तो m1 और m2 की वैल्यू सेम थी। दूसरे में मासेस इक्वल थे लेकिन डेंसिटीज अलग थे, d 2d एंड 3d। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने। तो वॉल्यूम v1 प्लस v2 इक्वल टू m1 प्लस m2। वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, तो m1 बाय ρ1 प्लस m2 बाय ρ2। सही है, करेक्ट। ये हो गया डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। आपको पूछा था स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या ही होता है? डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मैं दोनों साइड पे डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कर देता हूँ। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ किया तो इधर भी करना पड़ेगा। m1 प्लस m2 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर दोनों साइड पे डिवाइड कर लिया। m1 बाय ρ1 प्लस m2 बाय ρ2 हो गया। ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को s से डिनोट कर रहे हैं, तो हम लोग भी s से कर लेंगे। m1 प्लस m2 अपॉन m1 रो वाटर, इससे मल्टीप्लाई हो गया ना, तो न्यूमरेटर को कहाँ भेजूंगा मैं? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। m2 रो वाटर, अगेन इट गोज टू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर इज m1 प्लस m2 अपॉन m1, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस को बोला है s1। तो हो गया, ये करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया था। तो सिर्फ यहाँ पे डेंसिटी की जगह पे क्या लिख दोगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी। हो गया। कहाँ पे है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a manometer connected to a closed tap reads 3.5 into 10 raised to 5 Newton per meter square. When the valve is opened, the reading of the manometer falls to 3 into 10 raised to 5 Newton per meter square. Velocity of flow of water is। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है यार? नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं याद दिला देता हूँ। हमारे पास एक पाइप था, उसको टैप लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक वॉल है, सिर्फ वहाँ पे हमको टैप की जगह पे वॉल बनाना। वॉल मतलब WALL वॉल नहीं, वॉल्व। ऐसा क्वेश्चन था। आपको बोला था कि जब तक वॉल क्लोज है तब तक प्रेशर, तो जब तक वॉल क्लोज है तो प्रेशर की वैल्यू P1 बोल दिया। कितना है? 3.5 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वेलोसिटी जीरो है ना, क्योंकि जब तक वॉल क्लोज है मतलब टैप क्लोज है, इस केस में टैप बोला तो टैप, तो वैल्यू कितना वेलोसिटी का? जीरो। फिर आपने वॉल को ओपन कर दिया तो प्रेशर रिड्यूस हो गया 3 into 10 raised to 5। अब वॉल क्लोज हो, टैप क्लोज हो, टैप ओपन हो, हाइट तो चेंज होगा नहीं, तो जो ग्रेविटेशनल हेड आता है वो जीरो हो जाता है। बर्नौलीज इक्वेशन। V2 पूछा है, चलो कोई बात नहीं, तो V2 आपको पूछा है। बर्नौलीज इक्वेशन याद होगा तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। लेकिन यहाँ पे H1 और H2 की वैल्यू सेम है, तो ये ग्रेविटेशनल हेड तो हो गया कैंसिल, और पहले केस में वेलोसिटी भी जीरो है, तो ये भी गया। आपको क्या पूछा है? V2। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, तो V2 स्क्वायर इज 2 बाई रो P1 माइनस P2, तो V2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 बाई रो P1 माइनस P2। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 2 बाई रो इज 1000, क्योंकि वाटर की बात हो रही है यहाँ पे। वाटर बोला है ना? यस, ओके, वाटर बोला है।
तो 3.5 माइनस 3 और दोनों में 10 क्या था 5 था, तो 10⁵ और 10⁵, तो 10⁵2, 3.5 में से 3 गए तो 0.5 इंटू 2 मतलब 1, तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी करके रखा है, वी हैव सॉल्व दिस, ऑप्शन सी। This question number 18. A capillary tube is attached. A capillary tube, एक capillary tube है. It is attached horizontally to a constant head arrangement. If the radius of the capillary tube is increased by 10%, then the rate of flow of the liquid will change nearly by. तो हमारे पास एक capillary tube था, उसको हमने हॉरिजॉन्टली अटैच कर दिया टू अ कांस्टेंट हेड अरेंजमेंट। रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, 10% से आपने रेडियस बढ़ा दिया, मतलब पहले r था तो अभी 1.1 r होगा, 10% इंक्रीज है। आपको पूछा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड मतलब v, दिस इज वॉल्यूम फ्लक्स, इसको q बोल दो, इसको v बोल दो, आई जस्ट से लेट अस से q या फिर v, आपके नोट्स में इसको v बोला है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड और रेडियस का रिलेशन होता है, इफ आई टोल्ड यू जस्ट टू चेक, पाई p r⁴ अपॉन 8 eta l, where p is pressure, r is radius, eta is coefficient of viscosity, l is the length of the tube। तो एज यू कैन सी हमको क्या पूछा है, फ्लो रेट में कितना चेंज होगा, और चेंज किसका बताया है, रेडियस का। तो दिख रहा है हमको फ्लो रेट इज प्रोपोर्शनल टू r⁴, तो परसेंटेज चेंज निकाल लो। कैसे फाइंड करते हो परसेंटेज चेंज, हाउ डू यू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन दिस केस? दो मेथड्स है, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 इक्वल टू r। नहीं तो एक काम करना, पहले केस में फ्लो रेट को Q1 को Q बोल देना, R1 तो तुम्हारा R ही था, R2 तुम्हारा था 1.1 R हो गया, तो प्रोपोर्शनलिटी भी मिल गया तुमको, तो Q2 बाई Q1 मिल जाएगा आपको। व्हाट इज Q2 बाई Q1? R2 बाई R1⁴, तो Q2 बाई Q1 दैट इज Q, R2 इज 1.1 R अपॉन R⁴, R कैंसल, 1.1⁴, 1.1 के स्क्वायर का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21 और 1.21, तो 1.21 मतलब 1.2 1.2, अरे 12 का स्क्वायर 144, तो 1.2 का 1.44 कितना 1.44, तो 1.46 अप्रोक्सीमेटली। तो Q2 इक्वल टू कितना आ गया 1.46 Q, पहले कितना था Q, अब कितना है 1.46 Q, तो फ्रैक्शन वाइज कितना बढ़ा 0.46, तो परसेंटेज वाइज कितना बढ़ा 46, तो प्लस 46%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a piston of a syringe pushes a liquid with a speed of 2 centimeters per second. The radius of the needle is 1/10 times of tube. The velocity of the liquid coming out of the needle is, the piston of नैरो एंड होता है, और नैरो एंड के ऊपर यू हैव अ नीडल, ओके, देन यू हैव अ पिस्टन हियर, इंजेक्शन
अगर देखा होगा उसमें ये जो सिरिंज होता है उस पर एक पिस्टन होता है, इस पिस्टन को तुम पुश करते हो, सो यू अप्लाई अ फोर्स, सम फोर्स हियर, लेट अस से F1, लेट अस से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1 ओवर हियर। यहाँ पे जहाँ पे नीडल है वहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वेरी स्मॉल A2 एंड द फोर्स हियर इज लेट अस से F2, राइट। फोर्स वेलोसिटी वो देखेंगे बाद में हम लोग, पूछा गया उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पिस्टन ऑफ सिरिंज, ये पिस्टन ऑफ सिरिंज है, पूछे था लिक्विड विद स्पीड ऑफ, मतलब V1 दिया हुआ है, तो V1 दिया हुआ है, ठीक है। जैसे V1 कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। द रेडियस ऑफ द नीडल इज, रेडियस ऑफ द नीडल, तो यहाँ पे जो नीडल होगा उसका जो रेडियस है मतलब R2 इज R1/10। द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द नीडल इज, वेलोसिटी पूछा है आपको मतलब V2 पूछा है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको और एक बार आएगा सिमिलर टाइप का, उसमें आप अप्लाई करोगे पास्कल्स लॉ। यहाँ पे पास्कल लॉ की ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2, या फिर V1 D1 स्क्वायर इक्वल टू V2 D2 स्क्वायर, या फिर V1 R1 स्क्वायर इक्वल टू V2 R2 स्क्वायर, ये सारे के सारे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के फॉर्म है। तो आपको रेडियस दिया है, रेडियस पूछा है, पूछा क्या है, वेलोसिटी पूछा है, कोई बात नहीं, वेलोसिटी पूछा है तो थर्ड फॉर्म यूज कर लो, सिंपल सा बात है। तो V1 R1 स्क्वायर इक्वल टू V2 R2 स्क्वायर, क्या पूछा है आपको, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड कमिंग फ्रॉम द नीडल, तो V2 पूछा है, मतलब V1 R1/R2 का स्क्वायर। V1 कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आंसर भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। व्हाट इज R1/R2? 10, तो 10 का स्क्वायर तो कितना हो गया 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, water from a tap emerges vertically downwards with initial speed of 1 meter per second. The cross-sectional area of tap is 10⁻⁻4 meter square. Assume that the pressure is constant throughout and that the flow is steady. The cross-sectional area of stream 0.15 meter below the tap is. अच्छा क्वेश्चन है। पहले पूरा क्वेश्चन, पहले अच्छे से क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, फिर सॉल्व करने के लिए देखेंगे। वाटर फ्रॉम अ टैप, वाटर फ्रॉम अ टैप, तो यहाँ पे टैप दिखा देता हूँ, इसमें से पानी आ रहा है, एमर्जेस वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो पानी नीचे की तरफ आ रहा है विद इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। अज्यूम द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैप इज 10⁻⁴, तो यहाँ पे जो टैप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। अज्यूम दैट द प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रूआउट एंड द फ्लो इज स्टेडी। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रीम 0.15 मीटर बिलो द टैप इज, तो टैप से 0.15 मीटर नीचे स्ट्रीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, देखा होगा आपने बहुत बार। क्या होता है जब पानी बाहर निकलता है ना, तो या तो इट स्प्रेड्स, टैप में से जब पानी निकलता है तो टैप के क्रॉस सेक्शन से ज़्यादा नीचे आके क्रॉस सेक्शन बन जाएगा, तो पानी स्प्रेड हो रहा है। कभी कभी उल्टा भी होता है, तो क्रॉस सेक्शन बिलो बिकम्स नैरो, ऐसा भी होता है। अभी वो नैरो है कि वो वाइडर है, वो तो अभी कैलकुलेट करने के बाद ही समझेगा, फिलहाल तो नहीं समझेगा। एक काम करो, इसको 0.2 बोल दो, इसको 0.1 बोल दो, तो तुम्हारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं वो देख लो। 0.1 पे तुम्हारे पास स्पीड है v1 और आपको क्या दिया हुआ है a1, इधर दिया हुआ है मेरा यस, और ये हाइट दिया हुआ है आपको, हाइट, और ये 0.2 है, और 0.2 पे आपको क्या पूछा हुआ है a2 पूछा हुआ है। गुड, तो व्हाट विल यू डू, प्रेशर इज सेम ऐसा बोला है, प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट, व्हाट डू यू थिंक यू विल डू इन दिस केस?
But not this equation. Okay. P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 equal to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2. प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट से मुझे ये समझ में आया कि प्रेशर सेम है, तो सेम करके देखते हैं, नहीं आया तो चेंज कर लेंगे, फिलहाल तो प्रेशर सेम है समझ लो, उन्होंने बोला है। तो यहाँ तक क्लियर? क्या फाइंड करना है आपको? क्या फाइंड करना है? A2, ये दिमाग में रखो, A2 फाइंड करना है। देन हाफ रो, ये पॉइंट नंबर 1, इसका जो भी हाइट होगा विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल इज h1, और पॉइंट नंबर 2 का क्या होगा? h2। तो h1 माइनस h2 क्या है? h1 माइनस h2 कितना है? हाँ 0.15, इसको h बोल देता हूँ। तो अभी ऐसा करेंगे, व्हाट आई विल डू इज हाफ रो v1 स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ मैं, तो रो जी h1 माइनस h2, क्योंकि इसको यहाँ पे लेंगे आगे, हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये वहाँ गया और कॉमा हो गया। क्लियर? व्हाट यू नो इज v1 1 and 10 raised to minus 4 meter square is a1. What you don't know is v2 और a2 तो फाइंड करना ही है। तो जो तुमको पता नहीं उसको इक्वेशन से हटाना पड़ता है, नहीं पता ना, हटा दो। कैसे हटाओगे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, तो v2 इक्वल टू a1 बाई a2 v1। तो a1 v1 पता है, a2 तो वैसे भी फाइंड करना पड़ता, जो फाइंड करना था उसको तो इक्वेशन में लाना ही था मुझे, तो आ गया। रो जी h1 माइनस h2 को h बोला है फिलहाल, तो रख दो उसको। हाफ रो v2 इज a1 बाई a2 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। गुड, बराबर, कैंसिल एंड कैंसिल, वो 2 को भी यहाँ लेके आ जाते हैं, तो 2gh इक्वल टू v1 स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, a1 बाई a2 का स्क्वायर माइनस 1। गुड, 2 इंटू जी की वैल्यू फिलहाल मैं 10 यूज कर लेता हूँ, h की वैल्यू 1.5 है, v1 की वैल्यू 1 है, a1 की वैल्यू 10 रेज़ टू माइनस 4 है, और a2 तो फाइंड करना है, इसका स्क्वायर है माइनस 1। 15 इंटू 2 30 ना, एक्चुअली 9.8 लिखना चाहिए था मैंने, 0.15 है क्या? हाँ फिर ठीक है, ओके 0.15, दैट इज 0.15, तो ये आ गया आपका 1.5 इंटू 2 मतलब 3, ठीक हो गया। 10 रेज़ टू माइनस 2 अपॉन a2 का स्क्वायर, वो माइनस 1 यहाँ पे आके प्लस 1, तो ये हो गया 4, 10 रेज़ टू माइनस 4 बाई a2, ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर रूट बन गया, तो कितना आ गया? 2, तो a2 क्या आ जाएगा? 10 रेज़ टू माइनस 4 बाई रूट ऑफ 4 मतलब 2, मतलब a2 कितना आ गया? 0.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 मतलब 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3, ठीक, तो 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 माइनस 5, और यस माइनस 5, चलो माइनस 5 ऑप्शन सी। तो मुझे बताओ स्ट्रीम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.15 मीटर पे बढ़ा कि कम हुआ? कम हो गया ना, पहले 1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 था, अभी 0.5 हो गया, आधा हो गया, तो क्या हो गया? कम हो गया। तो ये वाला सही डायग्राम ड्रॉ कर दिया मैंने, करेक्ट है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sphere falls from top and travels through some distance in liquid when it attains terminal velocity, then अभी टर्मिनल वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट अटेन करता है तो डाउनवर्ड फोर्स इज बैलेंस बाय अपवर्ड फोर्स। नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग सिर्फ लिखते वक्त कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, ठीक है। डाउनवर्ड फोर्स में होता है वेट, इक्वल टू अपवर्ड में होता है अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स। किसी किसी बुक में लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, वो बोलते हैं वेट माइनस अपथ्रस्ट इक्वल टू विस्कस फोर्स। इसको बोलते हैं इफेक्टिव वेट। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको?
इफेक्टिव वेट, ठीक है। अब डायग्राम में देखोगे तो इफेक्टिव वेट कौन है, F2। तो जब इफेक्टिव वेट मतलब F2 उसको अपवर्ड फोर्स मतलब FV ने बैलेंस कर लिया तो ही टर्मिनल वेलोसिटी होगा। तो देखो क्या बोला है, F2 इज टोटल वेट ऑफ द स्फीयर, नो, F2 इज टोटल वेट ऑफ द स्फीयर। टोटल मतलब यहाँ पे दे आर ट्राइंग टू टेल यू टोटल मतलब इफेक्टिव। तो टोटल वेट ऑफ द स्फीयर, देन F1 इज द अपवर्ड फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, F2 इज द नेट वेट ऑफ द बॉडी, F2 इज द नेट वेट ऑफ द बॉडी, F2 का नेट वेट है, देन F1 इज अपवर्ड थ्रस्ट। अगर F2 ये नेट वेट है तो जो F1 है वो कौन होना चाहिए, विस्कस होना चाहिए ना, D इज नन। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन द बेस्ट सूटेड इज B। F2 इज द टोटल की जगह पे क्या बोलना चाहिए था, नेट वेट ऑफ द स्फीयर, एंड F1 इज अपवर्ड फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, वर्क विद द करेक्शन, वहाँ पे नेट बोलना चाहिए था, ठीक है। तो that is okay. Next question. आ गया वो क्वेश्चन जो आपको बोला था मैंने, वापस रिडल का क्वेश्चन आएगा सिरिंज का। टू सिरिंजेस ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, दो अलग अलग सिरिंज है, दोनों का क्रॉस सेक्शन अलग है, विदाउट नीडल, फिल्ड विथ वाटर, आर कनेक्टेड विद अ टाइटली फिटेड रबर ट्यूब फिल्ड विथ वाटर। तो दो सिरिंज है, उनमें पानी है, उनको कनेक्ट किया रबर ट्यूब के साथ, और रबर ट्यूब में भी पानी है। Diameter of the smaller piston and the larger piston are 1 centimeter and 3 centimeter respectively. If force of 10 Newton is applied to the smaller piston, then the force exerted on the larger piston is. सिंपल सा क्वेश्चन है ये पास्कल्स लॉ ही है। हमारे पास दो सिरिंज है, एक सिरिंज का क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, दूसरे का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, दूसरे का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, दोनों में पानी है। इसमें जो पिस्टन है ऑफ कोर्स स्मॉलर पिस्टन, उसका आपको रेडियस दिया हुआ है, कितना डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1, और ये जो बड़ा है इसका है 3, और इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया थ्रू रबर ट्यूब। तो रबर ट्यूब से कनेक्टेड है और रबर ट्यूब में भी पानी है, तो इट इज ऑल वाटर इनसाइड। वाटर इज फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे तुमने एक फोर्स लगा दिया F1, कितना लगा दिया, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। यहाँ पे जो रेडियस था R1 वो उसकी वैल्यू दी हुई है, डायमीटर की वैल्यू दी हुई है आपको 1, और यहाँ पे डायमीटर D2 है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो तुम जैसे ही F1 फोर्स लगाओगे, इनवर्ड फोर्स, यहाँ पे प्रेशर चेंज होगा P1, वही प्रेशर P2 यहाँ पे आ जाएगा इंस्टेंटली एंड अनडिमिनिश्ड। तो आप बोलोगे कि P1 इक्वल टू क्या हो गया, P2। व्हाट इज P1, F1 बाई A1, P2 इज F2 बाई A2। तुमको क्या फाइंड करना है, F2। तो इट इज A2 बाई A1 टाइम्स ऑफ F1। एरिया इज पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डायमीटर स्क्वायर बाई 4। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, पाई D2 स्क्वायर अपॉन पाई D1 स्क्वायर, इसका बाई 4 और ये बाई 4 वैसे भी कैंसिल होगा। गुड, F1। तो ये क्या आ गया, D2 बाई D1 का ब्रैकेट स्क्वायर, पाई बाई 4 कैंसिल, F1। तो F2 इक्वल टू D2 था 3 सेंटीमीटर, D1 था 1, उसका स्क्वायर, और F1 की वैल्यू थी 10, तो 90 न्यूटन का फोर्स बन जाएगा F2, 90 न्यूटन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। I think we have solved this question. जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हमने सॉल्व किया है, क्या है ना, यस।
तो भी ऑलरेडी हुआ है, तो विल नॉट वेस्ट आवर टाइम इन डूइंग दिस अगेन. 24th, a drop of water of radius 0.0015 millimeter. ओके, मतलब 15 into 10 raised to minus 7 हो गया ये. ओके, is falling in air. The drop of water is falling in air. Coefficient of viscosity of air is 2 into 10 raised to minus 5 some units. ऐसा यूनिट दिख रहा है मेरे को, ठीक है. द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप विल बी, जी की वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कुछ नहीं है, टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है. व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन एटा. रो क्या है? डेंसिटी ऑफ स्फीयर. स्फीयर कौन है? वाटर ड्रॉप. तो व्हाट इज रो? डेंसिटी ऑफ वाटर. व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? 1000. एंड व्हाट इज सिग्मा? डेंसिटी ऑफ एयर, क्योंकि ड्रॉप इज फॉलिंग थ्रू एयर. व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एयर? 1. राइट. ओशन में से एक डब्बा पानी भर के लाए तो क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं. 1000 में से एक माइनस कर ले तो क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं. तो इसको ना इसको मैं रो ही लिख दूंगा. आई विल नॉट राइट डाउन सिग्मा देयर. तो 2/9 r तो मैंने अभी बताया 15 into 10 raised to minus 7 का स्क्वायर. मुझे गड़बड़ लग रहा है वैल्यू में, देखते हैं. दिस इज सिंपली 1000 minus 1 मतलब 1000, और जी की वैल्यू 10 है, और ईटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 into 10 raised to minus 5. 2 into 10 raised to minus 5. देखते हैं. 2 कैंसिल हो गया. वेरी गुड. 15 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है? 225. 225 बाय बराबर. व्हाट इज 25 9 का? बराबर. सही है. ओके. यस. तो ये हो गया 10 raised to minus 14. ये हो गया 10 raised to 3, और वो 10 raised to 1, 10 raised to 4, और नीचे आ गया 10 raised to minus 5. 10 raised to minus 10 और नीचे 10 raised to minus 5, तो ऊपर 10 raised to minus 5. तो 25 into 10 raised to minus 5 मीटर पर सेकेंड. देख लेते हैं अभी ऐसा कुछ है क्या. ऑप्शन डन. अगला क्वेश्चन. Good question. The radii of two columns in a U-tube are R1 and R2. When a liquid of density rho, angle of contact 0, is filled in it, the level difference of the liquid in the two arms is h. The surface tension of liquid is G is action due to gravity. तो ऐसा है. ओके, just a minute. तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे. ठीक है. Just a minute. तो ऐसा है कि आपके पास एक U ट्यूब है, U शेप का ट्यूब है, और क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि एक आर्म का रेडियस R1 है, दूसरे का R2 है. तो यू हैव R1 and R2. R1 and R2 radius is not same, cross section is not same. इसमें आपने लिक्विड भर दिया जिसका डेंसिटी रो है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 है, तो लेवल डिफरेंस जो आया, लेवल डिफरेंस जो आया, सपोज ये जो पहला है ना, इसका लेवल है h1, दूसरे का लेवल है h2, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो कितना है? h. मैंने जानबूझ के h1 और h2 लिखा है क्योंकि मैं एक आर्म को एज अ कैपिलरी ट्यूब ट्रीट करूंगा और दूसरे को भी एज अ कैपिलरी ट्रीट करूंगा. तो पहला कैपिलरी, दूसरा कैपिलरी, ऐसा है. करेक्ट. तो यू नो व्हाट इज हाइट ऑफ अ लिक्विड इन कैपिलरी? 2t cos थीटा बाय r रो g. थीटा दोनों केस में क्या दिया हुआ है आपको? 0. दोनों केस में ना, क्योंकि दोनों केस में सेमी लिक्विड है, तो थीटा तो 0 आ गया. थीटा 0 मतलब cos 0 1 हो गया, तो आपको h मिल गया 2t अपॉन r रो g. तो h1 आ जाएगा 2t अपॉन r1 रो g.
टी सेम है दोनों केस में क्योंकि लिक्विड सेम है, रो और जी भी सेम है क्योंकि लिक्विड के सेम है, सिर्फ रेडियस अलग अलग है। तो H2 क्या मिल जाएगा आपको 2T अपॉन R2 रो जी। तो H1 माइनस H2 क्या आएगा 2T अपॉन R1 रो जी माइनस 2T अपॉन R2 रो जी। ये इसको तुमने H बोला है, गुड। 2T बाई रो जी कॉमन आ गया, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 हो गया। तो यहाँ से मिल गया आपको H इक्वल टू 2T अपॉन रो जी R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। आपको टेंशन पूछा था T को एक साइड पे रखो, बाकी सबको शिफ्ट कर दो, H रो जी शिफ्ट हो गया, 2 भी शिफ्ट हो गया, अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2 हो गया ऊपर। तो देखो H रो जी R1 R2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R2 माइनस R1 है, कहाँ पे है H रो जी R1 R2 upon 2 times of R2 minus R1, option number A. Done. So that's it for today.